हेलो दोस्त, कैसे हैं। वेलकम टू आदित्य ट्यूशन क्लासेस। तो आइए दोस्त, पिछली वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल को जो है बताया था आपको, और उसमें बताया था कि सेल जो है किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। अब उसी की आगे हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्त। तो आइए देखते हैं। यदि हम एनिमल सेल की देखें, ठीक है, यदि एनिमल सेल को जनरलाइज किया जाए, देखा जाए तो जो एनिमल सेल के जो मेजर पार्ट होते हैं वो हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक, ये मेजर कंपोजिशन किसके हैं? एनिमल सेल के। और जो प्लांट सेल की देखते हैं तो प्लांट सेल में आपका मेनली सेल वॉल होता है और क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल्स, ये मेजर कंपोनेंट आपकी प्लांट सेल के हैं। ओके, तो कल हमने बताया था, जो ऊपर वाला डायग्राम आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो आपका है प्लांट सेल का, और नीचे वाला है ये एनिमल सेल का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, प्लाज्मा सेल वॉल। क्या देखते हैं? सेल वॉल को देख लेते हैं। ओके, ये प्लांट सेल में देखिए, ये सेल वॉल जो आपको बाहरी स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये होती है सेल वॉल, और ये केवल स्टूडेंट प्लांट सेल में पाई जाती है। जो सेल वॉल होती है वो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। ये एक डिफरेंस भी आपका हो गया कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और जो सेल वॉल होती है स्टूडेंट, ये क्या करती है, इसके नीचे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप देख रहे हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, मतलब इसको कवर करती है। ठीक है, और क्या करती है, जो आपकी सेल वॉल होती है स्टूडेंट, ये CW लिखा है, इसका मतलब सेल वॉल हुआ, हमने स्पेस कम होने की वजह से हमने शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है, तो जो सेल वॉल होती है स्टूडेंट, ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, और ये हाईली परमेबल होती है। सेलुलोज जो सेल वॉल होती है वो हाईली परमेबल होती है। मतलब हाईली परमेबल का मतलब हुआ कि कोई भी सब्सटेंस इसके अंदर आ सकता है और वो जा सकता है, मतलब उससे कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, और क्या करती है, जो सेल वॉल होती है ये सेल को एक डेफिनिट क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है, उसको एक निश्चित आकार प्रोवाइड करती है, और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। रिजिडिटी मीन्स होता है कठोरता, जिससे कि सेल पचके ना। ओके स्टूडेंट, और ये हाईली परमेबल होती है। ओके, तो ये हो गई आपकी सेल वॉल के बारे में। अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट, ये दोनों में पाई जाती है। देखिए, ये अंदर वाली जो लेयर आप देख रहे हैं, ये वाली, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये एनिमल सेल है, इसमें भी है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में पाई जाती है। ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट, ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। क्या होती है? ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। और ये भी क्या करती है, एक तरीके से जो इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है, और ये मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है। मैकेनिकल बैरियर का मतलब क्या हो गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर कुछ सर्टेन सब्सटेंस ही अंदर जा सकते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो हाईली परमेबल होती है। क्या होती है? हाईली परमेबल, मतलब सेल वॉल के अंदर कोई भी मटेरियल जा सकता है और आ सकता है। लेकिन जो आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये सेलेक्टिव परमेबल होती है, यानी कि इसके अंदर कुछ सर्टेन सब्सटेंस ही अंदर जा सकते हैं। सपोज दैट आप ऐसे इसको समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल के बाहर सपोज दैट रोड है, तो रोड एज हो गई आपकी सेल वॉल हो गई, मतलब उस पर कोई आ जा सकता है। लेकिन यदि कहें बात स्कूल के अंदर की, तो स्कूल के अंदर कुछ ही लोग जा सकते हैं, है ना स्टूडेंट, मतलब सिर्फ टीचर या स्टूडेंट ही जा सकता है, दूसरा उसके अंदर अलाउ नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ सर्टेन लोग ही जा सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपकी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंतर है। यहाँ पे आप कोई भी देखिए, ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर कोई भी मटेरियल आ जा सकता है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर कुछ सर्टेन सब्सटेंस ही जा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आता है आपका क्या, न्यूक्लियस। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियस की। जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट, न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, और इसको सेल का ब्रेन कहते हैं। जो न्यूक्लियस होता है इसको सेल का ब्रेन कहते हैं, या इसको कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं। मतलब सेल की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करना है, गोल्गी बॉडी को क्या करना है, कौन सा सेल ऑर्गन कैसे फंक्शन कर रहा है, वो पूरा जो है इंस्ट्रक्शन आपका न्यूक्लियस देता है। और जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट, वो बना होता है किसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियोप्लाज्म
और न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क। अब देखिए क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या है देखिए, ये जो बाहरी वाली आप देख रहे हैं, ये जो बाहर की है ये लेयर, ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिंदी में इसको केंद्र का झिल्ली कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप देखिए ये डबल लेयर में होती है, जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर होती है। और इसमें देखिए कुछ ये पोर्स पाए जाते हैं, क्या होते हैं, ये पोर्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर, जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही क्या होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है। कहाँ, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है। ओके, ये आपका हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसी के अंदर देखिए ये जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको न्यूक्लियर शैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर शैप पर कहते हैं। फिर अगला स्ट्रक्चर देखिए क्या है, न्यूक्लियोलस। जो आप ये एक सॉलिड डेंस लाइक स्ट्रक्चर राउंड राउंड देख रहे हैं, गोल गोल जो संरचना देख रहे हैं, इससे न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और जो न्यूक्लियोलस होता है स्टूडेंट, इसमें आरएनए की मात्रा ज़्यादा होती है, आरएनए की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि आरएनए इसमें मैक्सिमम अमाउंट में होता है, ठीक है। जो क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है। किस में यूज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, मतलब प्रोटीन के निर्माण में यूज होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोलस है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो आप ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियोलस, इसका क्या होता है, जब सेल डिवाइड करती है, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, तो जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियोलस, ये दोनों डिसअपीयर हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। और सेल के लास्ट में ये फिर से रीअपीयर हो जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ लीजिए। फिर लास्ट में आप क्या है, चौथा स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमैटिन नेटवर्क। ये जो आपको धागे में संरचना दिखाई पड़ रही है, जैसे इसमें भी होगी ये जो इसको क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क। आप इसमें देखिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्रोमैटिन फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर भी कहते हैं। और ये क्रोमैटिन फाइबर जो स्टूडेंट होता है, क्या होता है, जब सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम, जब कोशिका विभाजन स्टार्ट होता है, तो कोशिका के विभाजन के टाइम में क्या होता है, ये क्रोमैटिन जो नेटवर्क होता है फाइबर, ये कॉम्पैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। और कॉम्पैक्ट होकर के कुछ जो है रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब क्रोमोसोम, इसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोम होता है, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। कौन, क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम पर लगे होते हैं जीन। क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। इसी क्रोमोसोम पर लगे होते हैं जीन। और जीन जो होते हैं ये हेरिडिटरी यूनिट होती है। हेरिडिटरी यूनिट का मतलब हो गया, जो जीन होते हैं यही पेरेंट के कैरेक्टर को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए, अब हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तीन देख लिया हमने देख लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले हमने देखा सेल वॉल, फिर हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके बाद हमने न्यूक्लियस देखा। अब हम लोग देखेंगे क्या है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, तो आइए देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, साइटोप्लाज्म और चलिए आइए, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म आइए देख लेते हैं भाई इसको भी। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म और प्रोटो। तो आइए देखते हैं दोस्त, साइटोप्लाज्म क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है दोस्त, अब इस एंड प्रोटोप्लाज्म क्या, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म। आइए इसको देख लेते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इसको जीवद्रव्य कहते हैं। और पुरकिंजे ने सबसे पहले इसको कहा था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब उन्होंने बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये जीवन का भौतिक आधार होता है, मतलब फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब यदि किसी कोशिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो वो कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी, मतलब वो सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। अब क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, यहीं पे समझ लीजिए। एक पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा होता है क्या, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। हमने बताया था जो साइटोप्लाज्म होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है,
समझ रही। साइटोप्लाज्म किसको कहेंगे? जब प्रोटोप्लाज्म कोशिका मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाएगा। जैसे ये मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक। तो जब ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब इसके बीच में ये पाया जाएगा, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस, तब तो इसको कहेंगे क्या? साइटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और जब यही न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है तब इसको कहते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियोप्लाज्म। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है, और ये दोनों पार्ट किसके हैं? प्रोटोप्लाज्म के। और इसी जो साइटोप्लाज्म है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेली होती हैं। क्या होती हैं? सेल ऑर्गेनेली होती हैं। उन्हीं सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब सेल ऑर्गेनेली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली जो होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। तो 3 प्रकार की सेल ऑर्गेनेली पाई जाती हैं। एक होती है डबल मेम्ब्रेन, दूसरी होती है सिंगल मेम्ब्रेन और तीसरी होती है नॉन मेम्ब्रेन, मतलब उस पर कोई भी लेयर नहीं होती है, कोई भी झिल्ली नहीं होती है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो जो आपके डबल मेम्ब्रेन में आते हैं वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, प्लास्टिड आ जाता है, गोल्गी बॉडी आ जाता है, ठीक है, वैक्यूल्स आ जाती हैं, उनके बारे में भी आगे हम बताएंगे। और जो आपका सिंगल में आता है वो लाइसोसोम आता है और नॉन में आता है आपका सेंट्रियोल। क्या आता है? सेंट्रियोल, इसी को सेंट्रोसोम कहते हैं। अब जो फर्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में इसको ईआर कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहेंगे? इसको ईआर कहेंगे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो ये जो न्यूक्लियस नहीं बताए थे, इसी न्यूक्लियस से इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आप देख रहे थे, इस तरीके का स्ट्रक्चर ये ठीक है, यही होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक तरफ से किससे जुड़ा होता है? न्यूक्लियस से, और दूसरी तरफ से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। इसके ये 2 फॉर्म में पाया जाता है। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसके 2 फॉर्म होते हैं। एक होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब इसके ऊपर छोटी छोटी ये संरचनाएं गोल गोल आप जो देख रहे हैं, ये जब इस पर राइबोसोम लगा होगा तब इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये आप राइबोसोम जो देख रहे हैं, ये राइबोसोम नहीं लगा होगा तब इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके स्टूडेंट, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड सिंथेसिस करता है, मतलब लिपिड का निर्माण करता है, फैट को बनाता है। ओके, और जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्टूडेंट, इसको सेल का सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ओके, इसलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। और राइबोसोम आगे पढ़ेंगे, राइबोसोम को ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए मेम्ब्रेन, जो डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये स्मूथ होती है, मतलब ये चिकनी होती है। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्डिंग होती है। क्या होती है? फोल्डिंग। ऐसे देखना कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इनको क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी का काम क्या होता है? ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्त, ये क्या करता है? इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और जो क्रिस्टी होता है वो हमने बताया कि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। अब आइए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, प्लास्टिड देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? प्लास्टिड, जो इसके सेल ऑर्गेनेल है वो भी फटाफट देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं भाई। आइए प्लास्टिड, क्या? प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड को बोलते हैं क्या? लवक। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं, ठीक है। आइए इसको, ठीक है, प्लास्टिड देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्या? प्लास्टिड। ये जो प्लास्टिड होता है स्टूडेंट, ये केवल ओनली वन इन प्लांट सेल में, प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। इसको लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में इसको लवक कहते हैं। और इस प्लास्टिड को पिगमेंट के आधार पर, पिगमेंट के बेस पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तीनों में अंतर क्या है फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, क्या, क्लोरोफिल, एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, क्या करता है, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है और क्या करता है, फिर फोटोसिंथेसिस करता है और उसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। फिर आपके आते हैं क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट है, क्या है, क्रोमोप्लास्ट। ये क्या होता है, ये कलर्ड पार्ट होता है, जैसे पत्तियां फूलों को जो रंग मिलता है वो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा मिलता है। जैसे आपके फूड हैं, जैसे आपके गाजर हुई, ठीक है, टमाटर हुआ, इनमें जो रंग आता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण आता है। किसमें, सॉरी, क्रोमोप्लास्ट के कारण आता है। उसमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो जैंथोफिल होता है और कैरोटीन होता है। यही कैरोटीन आपका गाजर में पाया जाता है, ओके। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, इसमें विदाउट पिगमेंट होता है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। ये क्या करता है, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है कि नहीं। जैसे हम लोगों में लॉकडाउन लग गया था, वैसे जब प्लांटों में क्या होता है, जब पतझड़ हो जाता है तो क्या होता है कि ये फूड को ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है और उनको फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लास्टिड। अब आते हैं वैक्यूल को। क्या होता है, वैक्यूल। जो वैक्यूल होती है ये भी प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है, एनिमल में होती है लेकिन बहुत छोटी होती है। क्या करती है, जो वैक्यूल होती है ये कोशिका का 90% पार्ट को कवर करती है और ये मेनली क्या होता है, ये मिनरल और वाटर को स्टोर करने का अंदर काम करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को भी अपने अंदर रखती है। और इस जो वैक्यूल होती है, ये देखिए, ये जो वैक्यूल हो गई, इस वैक्यूल की जो बाहरी वाली ये लेयर होती है, ठीक है, इसकी आउटर लेयर को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, ओके स्टूडेंट। फिर आपका आता है अगला सेल ऑर्गेनेली, गोल्गी बॉडी। क्या, गोल्गी बॉडी। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसकी डिस्कवरी कैमिलियो गोल्गी ने की थी, इसलिए इसके उन्हीं के नाम पर इसको गोल्गी apparatus भी कहते हैं। इसको प्लांट में डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसको ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। क्यों, और जो गोल्गी बॉडी होती है इसका फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसकी एक सिंगल यूनिट को इस तरीके से होता है कुछ, देखिए, ये आपकी गोल्गी बॉडी हो गई। क्या हो गई, ये गोल्गी बॉडी हो गई। इसके एक स्ट्रक्चर को, सिंगल को सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी, ओके। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। और गोल्गी apparatus का मेन काम क्या होता है, सिक्रीशन का काम। जैसे हार्मोन्स, जो एंजाइम्स ये सिक्रीट होते हैं वो इसी का काम होता है, गोल्गी बॉडी का, ठीक है, ओके स्टूडेंट। फिर अब आगे हम देख लेते हैं आपका अपना राइबोसोम, ठीक है। क्या देख लेते हैं, आइए, लाइसोसोम, राइबोसोम और सेंट्रियोल, 3 पार्ट और बचे हैं। फिर उसके बाद सेल ऑर्गेनेली समाप्त हो जाएगा, ओके। आइए सबसे पहले देखते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम, ओके। आइए देखते हैं लाइसोसोम, ठीक है। आइए लाइसोसोम देखते हैं हम लोग, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है स्टूडेंट, ये ओनली वन एनिमल सेल में पाया जाता है। लाइसोसोम जो होता है वो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है और लाइसोसोम का मेन काम होता है सेल की क्लीनिंग करना, सेल की क्लीनिंग करना, सेल को क्लीन करने का काम लाइसोसोम करता है। इसमें कैसे करता है, इसके अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि सेल के अंदर मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उसको डाइजेस्ट करने के चक्कर में लाइसोसोम पूरा ब्रस्ट हो जाता है, यानी कि अपने आप को भी उसमें क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसे सेल की आत्महत्या की थैली कहते हैं तो आ जाएगा आपका क्या, लाइसोसोम, ठीक है। और अगला जो सेल ऑर्गेनेली है वो राइबोसोम है। अभी हमने जब आपको बताया था कि न्यूक्लियस पढ़ाते समय कि ये न्यूक्लियस है, देखिए, और इसी न्यूक्लियस से अटैच है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखिए ऊपर गोल गोल सी संरचनाएं लगी होती हैं, इन्हीं को कहते हैं राइबोसोम, ठीक है। और ये 2 प्रकार का होता है, एक 70S होता है और दूसरा होता है 80S होता है। तो जो 70S होता है ये प्रोकैरियोट में पाया जाता है और 80S जो होता है ये यूकैरियोट में पाया जाता है। इसको हम डिटेल जब बताएंगे, जब आपको डिफरेंस पढ़ाएंगे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, ओके। इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। ये 70S है और ये 80S है, एक प्रोकैरियोट में पाया जाता है, एक यूकैरियोट में पाया जाता है। और इसी पे जो राइबोसोम लगा होता है, इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण करना। ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, इसीलिए राइबोसोम को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं, राइबोसोम को सेल की
प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और लास्ट सेल ऑर्गेनेल आपका है सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम होता है स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर पाया जाता है, न्यूक्लियस के निकट ही पाया जाता है और ये एनिमल सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है। और मेन काम इसका सेल डिवीजन में ये पार्टिसिपेट करता है। इसलिए आप जो देखेंगे तो जो हमारे ब्रेन की सेल होती हैं उसमें सबसे कम सेंट्रोसोम पाया जाता है वहाँ पे, और हमारी जो लीवर वाली सेल्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसलिए लीवर को यदि आप आधा काट दीजिए तब भी लीवर क्या होता है? तब भी लीवर फिर से बन जाता है। और ब्रेन में नहीं होता है ऐसा, ठीक है। इसलिए ब्रेन में डैमेज हो जाएगा एक बार तो फिर आदमी पगला ही जाएगा। ओके, तो सेंट्रोसोम क्या करता है? मेनली हमने आपको बता दिया, ये एनिमल सेल में पाया जाएगा, न्यूक्लियस के निकट होता है और ड्यूरिंग सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। किसका? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसमें दो चीज़ें और बची हैं स्टूडेंट, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में डिफरेंस, ठीक, एनिमल और प्लांट सेल में। तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।